नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ चुके हैं। अंतिम प्रहार में भी यह 9th वाली क्लास है जिसमें हम कराएंगे आज इसमें जो जैसा कि हम करते आ रहे हैं पहले से पीछे से ही। तो अंतिम पड़ाव मतलब जितने क्वेश्चन बचे हैं उसकी बढ़ने स्टार्ट हो गई। अब आपको बहुत जल्दी से एंडिंग होने वाली है। 25 तारीख को आपके एग्जाम भी है तो उसको देख कर गई। और इस बार 25 मई को आप देखेंगे कि नंदिनी आईएएस के द्वारा जो सीरीज चलाई गई ना, इसका कितना बड़ा औचित्य है, ये उस दिन महसूस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है, सभी लगाइए जल्दी से फास्ट। मिशन मौसम जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक मौसम और जलवायु सेवाओं की पहल है जिसका उद्देश्य कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के भविष्यवाणी और सार्वजनिक सलाह को बेहतर बनाना है। इस पहल को भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। तीसरा, इस मिशन में डॉपलर वेदर रडार, स्वचालित मौसम स्टेशन और साथ ही वर्षा मापी जैसी उन्नत अधोसंरचनाओं को स्थापित करना शामिल है जिससे जमीनी स्तर पर अवलोकन में सुधार किया जा सके। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम जैसे पृथ्वी और मिहिर का उपयोग इस मिशन के तहत जलवायु मॉडलिंग और पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा से यहाँ पर सही है। पहले ही प्रश्न देख के आपके उड़ रहे ना हवा, तो ये चिंता मत करो, ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर सी यानी कि 1 3 4 हैं। याद रखना 1 3 4 पहला, दूसरा गलत है। और याद रखिएगा जिन्होंने सारी क्लास की ना उसी को पेपर मिलेगा। जिसने अगली 4-5 क्लास कर ली उसके बाद की क्लास छोड़ दी, अब क्या आना। अरे भैया करो तो सही ना पूरा, तभी तो कंटेंट वहां मिलेगा ना। द्वितीय वैश्विक सम्मेलन ऑन एयर पॉपुलेशन एंड हेल्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन से निकले वादे और परिणाम स्वैच्छिक हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इस सम्मेलन ने वर्ष 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव को 50% तक कम करने के लिए एक साझा लक्ष्य क्या किया है, निर्धारित किया है। बताया कौन सा कथन यहाँ पर भी हमारा सही है, तो वह है बी बी बी। चलिए बहुत बढ़िया, 2 और 3 जल्दी लगाइए। आप सभी को मैं बता दूं, हमें इतना स्पीड से करना है कि 100 क्वेश्चन को 1 से 1.5 घंटे में फिनिश करना है, टारगेट करना है। कुछ तो नया करे ना, कुछ अच्छा करे ना, कुछ करके दिखाना है ना। फूड इंपोर्ट जो है इंजेक्शन अलर्ट जो पोर्टल है जिसे FCI द्वारा लॉन्च किया गया था के संदर्भ में विचार करें। फेरा पोर्टल का जो उद्देश्य है भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षा अनुपालन की विफलता के कारण अस्वीकृत खाद्य खेपों पर रियल टाइम अलर्ट प्रदान करना। दूसरा, यह घरेलू हितधारकों के बीच खाद्य सुरक्षा जानकारी के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकरण शामिल नहीं है। तो यहाँ आपको मिलेगा ए पहला सही, दूसरा गलत है। चलिए अगला, PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा और मिल ही रहा आपको हर क्लास का। ब्लू वॉशिंग शब्द का पर्यावरणीय नियमन और उद्योग जो वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित का जो संदर्भ में क्या अर्थ सही है, तो सरकार द्वारा प्रमाणित योजनाओं के तहत उद्योगों द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में उन्नत अपशिष्ट जल उपचार तकनीकों की शुरुआत करना। और चौथा है, नीले रंग के प्रमाण पत्र का उपयोग करके स्थायी रूप से क्या करना जाए, प्रथाओं का विज्ञापन करना चाहिए। बताए कौन सा कथन यहाँ सही दिए गए चारों में से, तो यहाँ जो दिया गया आपका ए यानी केवल एक कथन सही है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न 5वां लगाइए। कथन और कारण से आ गया। कथन दिया गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारत में ऊर्जा दक्षता अनुपालन में सुधार के लिए
नकली स्टार रेटिंग्स पर कार्यवाही शुरू की है, जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत आता है। बताए कौन सा से यहाँ जो कथन दिया गया है वह सही है। तो ए यानी कि स्पष्टीकरण भी कर रहा है, दोनों सही भी है। लगाइए 6 वाला प्रश्न। वैसे तो 6 वाला होमवर्क है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आज, क्योंकि आप अंतिम समझिए क्या होमवर्क दें आपको। 2-3 होमवर्क है आज, लेकिन देखते हैं, मेरा मन करेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। कार्बन अधिकार विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर जंगलों की रक्षा करते हैं, लेकिन भूमि स्वामित्व औपचारिक मान्यता की कमी रखते हैं। कारण जैविक विविधता अधिनियम 2002 जंगलों में संग्रहित कार्बन से संबंधित कानूनी दावों और लाभ साझाकरण अधिकारों को नियंत्रित करता है। बताए कौन सा से यहाँ सही दिया गया है। तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए पहला जो है सत्य है और दूसरा असत्य है, कारण असत्य है, यानी कि आपको मिलेगा सी विकल्प परफेक्ट। मैंने ये आंसर इसलिए नहीं लिखवाया ना कि ये आपको बताना था होमवर्क, लेकिन मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा सत्य और असत्य, आपके लिए हिंट थी बस इतनी सी, इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चलिए 7वां प्रश्न लगाइए। विकास तंत्र में जैविक पदार्थ के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेगमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमस को अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है, जिससे वे पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लिंचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पानी में घुलनशील पोषक तत्व विघटित पदार्थ से हटाए जाते हैं और मिट्टी में स्थानांतरित किए जाते हैं। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ आपको मिलेगा बी विकल्प परफेक्ट है। अगला प्रश्न लगाइए 8वां, जल्दी फास्ट। अग्निपथ जो योजना है, अग्निपथ योजना जो कि भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए शुरू की गई थी, के संदर्भ में विचार कीजिए। यह योजना सभी तीन सेनाओं के अधिकारी और सैनिक स्तर पर भर्ती की सुविधा प्रदान करता है। ऐसा है क्या? ध्यान देना, अधिकारी और सैनिक। अग्निवीरों के एक निश्चित 4 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा और वे पेंशन या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। अपनी अवधि पूरी करने के बाद केवल एक निश्चित प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में बरकरार रखा जाएगा। बताए कौन सा कथन जो यहाँ दिया गया है वह सही है। तो मैं आपको क्लियर बताऊं, पहला गलत है और पहला को पकड़ेंगे तो आपका बी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों? क्योंकि इसमें अधिकारी की बात नहीं होती, केवल सैनिकों की बात होती है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वां वाला प्रश्न को लगाते हैं जल्दी से फास्ट। भारत में अश्लीलता के कानूनी मानकों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हेक्लिन टेस्ट अश्लीलता को इस आधार पर परखता था कि क्या सामग्री सबसे संवेदनशील व्यक्तियों जैसे कि बच्चों को भ्रष्ट और पतित करने की जो प्रवृत्ति रखती है, क्या उस कारण से चल रही है। हेक्लिन टेस्ट को अब कभी भी भारतीय न्यायालयों में लागू नहीं किया गया, क्योंकि यह ब्रिटिश मूल का था और इसकी व्याख्या अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है या थी। बताए कौन सा कथन यहाँ सही है। तो आपको यहाँ पर ए सही है, याद रखना। वैसे भारतीय वहाँ की है, इंग्लैंड मुल्क की है, लेकिन जो लागू है इसलिए हमारे यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी चलते हैं न्यायालय में, समय समय पर इसका उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, 1868 में वहाँ पर जो रेगिना वी हेक्लिन है उनके नाम पर रखा है, तो उनके द्वारा, तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। लगाइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल को सही ढंग से कौन सा कथन दर्शाता है। केवल प्रधानमंत्री इसे युद्ध काल में घोषित कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, यह भारत के समेकित निधि के निलंबन की अनुमति देता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर घोषित किया जाता है और इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना होने से पहले भी लागू किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति को स्थायी रूप से केंद्र और राज्यों के बीच सभी वित्तीय संबंधों को निलंबित करने की अनुमति देता है। बताए कौन सा से जो कथन है वह सही है। यहाँ पर सी सही है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है जो 11वां, नीले चिप ब्लू चिप शेयरों की कौन सी विशेषता सही है। छोटे कैप कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयर जिनका बाजार
प्रदर्शन क्या है, अप्रत्याशित होता है। ऐसे शेयर जो कम लाभांश और उच्च अस्थिरता प्रदान करते हैं। सुप्रतिष्ठित बड़े कैप कंपनियों के शेयर जिनका सफलता का जो है सिद्ध इतिहास रहा हो। और इसके बाद में चौथा, उच्च जोखिम और कम तरलता के लिए किए जाने वाले। बताए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया। सही उत्तर का तो सी यानी कि तीसरा सही दिया गया, याद रखना, नीले चिप। अगला प्रश्न लगाइए 12वां, जल्दी फास्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वभौमिकता, सोवरेन का अर्थ है कि भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। लोकतांत्रिक, भारतीय जो शासन प्रणाली का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जहां सार्वभौमिकता अंततः सरकार के पास होती है और अधिकार बाहरी शक्तियों से प्राप्त होते हैं। जल्दी जवाब दीजिए। यहां मिलेगा आपको सही। अच्छा, दो बार विकल्प डाल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। ए सही है, पहला सही है, याद रखिएगा। लगाइए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फिर से 2 बार विकल्प डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसके जो मौद्रिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सिक्का प्रणाली को मानकीकृत किया जिसमें सोने और चांदी के टका और तांबे के जीतल शामिल किए थे। दिल्ली सल्तनत ने 3 धातुओं में सिक्के डाले, सोना, चांदी और विलन यानी कि तांबा, जिसमें थोड़ी मात्रा में चांदी को मिली होती है, जिसमें मुख्य सिक्के टका और जीतल का होते थे। बताइए कौन सा कथन जो कि सही है। तो यहाँ याद रखिएगा, हमारे जो आपके जो लिए जो टाइप करने वाले भाई साहब हैं वह क्या हो गए थे, यहाँ पर इस तरीके से दिया, फिर यहाँ से इस तरीके से दे दिया, दोनों तरीके से विकल्प दे दिया आपको। तो उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में ऐसा हुआ कि उन्होंने दोनों तरीके से दे दिया बेचारे ने। रीज़न वो उनकी गलती नहीं है, गलती है कि नींद में भी अगर काम करेगा बंदा, मतलब टाइप सही से टाइप करते हैं ना। देखो अभी आपको पता ही चल रहा है इतना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हो जाता है कभी कभी। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो वही ये लगाए कौन सा, सी यानी कि 1 और 2। यहाँ भी तीसरा लिखा मतलब सी है, याद रखिएगा, बस इतना सा समझ लीजिएगा जहां भी ऐसा लिखा है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। रामजेट और स्क्रैम जेट इंजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामजेट इंजन केवल आने वाली हवा की गति पर निर्भर करता है। ईंधन को प्रज्वलित करने और थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए बाहरी कंप्रेसर या टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है। स्क्रैम जेट इंजन तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में करता है जो पारंपरिक रॉकेट्स के समान होता है। स्क्रैम जेट इंजन बहुत उच्च गति पर कुशलता को काम करता है कुशलता से, आमतौर पर मेक 12 से मेक 24 के बीच में। और साथ में राम जेट और स्क्रैम जेट इंजन को में कोई गतिशीलता जो है उसका भाग नहीं है, गतिशीलता का नहीं होते हैं और उच्च गति पर निर्भर करते हैं। बताया कौन सा कथन यहाँ सही दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर सी यानी कि 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। इसकी व्याख्या पूरी दे दी गई, आपको एक बार रीड कर लेना है। संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इको सेंसिटिव जोन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर घोषित किए जाते हैं और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप होते हैं। जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की होती है, जिसमें वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर एक पर्यटन मास्टर प्लान की तैयारी में शामिल होता है। बताए कौन सा जो कथन है वह सही है। तो यहाँ पर आपका ए पहला सही है, याद रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PMGSY को सन 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना। प्रारंभ में यह योजना 100% देश केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी, लेकिन 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 70 और 30 का अनुपात में संशोधित कर दिया गया। बताए कौन सा कथन यहाँ सही है। तो आपका ए पहला सही, याद रखिएगा। या अभी जो पैटर्न बदला है वह
40 60 और 40 किया गया, ना कि 70 और 30 किया। ठीक है, लगाइए, पैटर्न बदलाव जरूर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और देवप्रयाग में संगम से जुड़ती हैं? देवप्रयाग, ध्यान देना, देवप्रयाग, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी और धौलीवीरा, धौली गंगा, सॉरी धौली गंगा। तो यहाँ भागीरथी मिलेगा आपकी, भागीरथी बी, बिल्कुल याद रखिए। देवप्रयाग, देखिए विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी। सभी जगह अलकनंदा तो रहेगी। ठीक है, विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो या रुद्र प्रयाग, सभी जगह एक तो फिक्स रहेगी। नंद प्रयाग में कौन मिलेगी? नंदाकिनी। कर्ण में पिंडर और साथ में पिंडारी भी कहते हैं इसको, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी। लगाइए अगला, 1942 में भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन से तत्कालीन स्वतंत्रता की मांग की और यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय विद्रोह का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता देने के लिए भारत की तत्काल स्वतंत्रता को एक शर्त के रूप में समर्थन दिया। बताया कौन सा कथन जो कि सही है? यहाँ पर सी, दोनों ही कथन सही है 100%, क्योंकि हम चाहते थे हमें आज़ादी मिले, कैसे भी मिले, साम दाम दंड भेद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, कानून का शासन जो कि रूल ऑफ लॉ न केवल कानूनों की निष्पक्षता बल्कि उनके सभी व्यक्तियों पर न्यायपूर्ण अनुप्रयोग को भी बनाए रखता है। कारण, कानून का शासन प्रक्रियात्मक का न्याय जो है सुनिश्चित करता है, भले ही वे कानून मनमाने या भेदभावपूर्ण हो। तो बताया कौन सा कूट यहाँ सही दिया गया है? कूट का चयन करना है कथन कारण में से, तो सी दिया गया, यानी कि ए सही है, लेकिन कारण गलत है, कथन सही है। 20वां प्रश्न लगाए जल्दी फास्ट। भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों के अधिकांश राजस्व कंसोल आधारित खेलों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। भारत सरकार सभी प्रकार के ऑनलाइन खेलों, जिनमें जुआ और सट्टेबाजी शामिल हैं, के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देता है। बताइए कौन सा जो कथन है वह सही है? तो यहाँ पर आपका डी दोनों ही गलत है, याद रखिएगा, दोनों गलत है और दोनों के बारे में यहाँ लिखा हुआ, आराम से आप पढ़िएगा एक बार। लगाइए 21वां प्रश्न जल्दी फास्ट। भ्रष्टाचार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन एक मात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण है। इस सम्मेलन में संपत्ति की वसूली को एक मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य चोरी की गई संपत्तियों को उनके मूल देशों में वापस करना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा इसके वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है। बताइए यहाँ कौन सा जो कथन है वह सही है? तो आपका ए, यानी कि 1 और 2 सही है। लगाइए 22वां प्रश्न, सभी जल्दी फास्ट लगाइए थोड़ा। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के तहत पंजीकृत निर्यातकों को सभी प्रकार और आकार के हीरो के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। इस योजना में आयातित हीरो पर न्यूनतम 10% मूल्य वर्धन के साथ निर्यात दायित्व अनिवार्य है। इस योजना के तहत वे निर्यातक पात्र हैं जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा या उससे अधिक है और जिनका वार्षिक हीरा निर्यात कम से कम 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। जवाब तो दीजिए। यहाँ पर आपका मिलेगा बी, 2 और 3। नेलोर यानी ओंगोल नस्ल की गायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेलोर नस्ल की गाय वायाटीना 19 को गिनी, याद रखना कोविड-19 नहीं है, वायाटीना है, वायाटीना 19 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अब तक बेची गई सबसे महंगी गाय के रूप में मान्यता दी गई है। नेलोर नस्ल, जिसे ओंगोल भी कहा जाता है, भारत में उत्पन्न हुई और 1800 के दशक में ब्राजील में पेश की गई, जहां यह अपनी अनुकूलनशीलता और सहनशीलता के कारण लोकप्रिय हो गई। बताइए जल्दी से कौन सी है? यहाँ पर जो कथन दिया गया सही कौन सा है? तो वह सी, दोनों ही
सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे लगाते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। 24वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। 1931 के गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। समझौते के अनुसार सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों, जिनमें हिंसक गतिविधियों के दोषी भी शामिल थे, को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। बताए कौन सा कथन यहाँ गलत है? तो यहाँ पर बी विकल्प यानी कि दूसरा गलत है, क्योंकि हिंसक की तो कैदियों के बारे में हिंसक की तो बात ही नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये पूरी बातें लिखिए, आराम से पढ़िएगा। अगला प्रश्न लगाइए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है UPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रिड सुरक्षा, दोष पृथक्करण और प्रणाली सुरक्षा में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उच्च नवीनीकरण, उच्च ऊर्जा क्षमता के एकीकरण को सक्षम किया जा सके। और दूसरा है, यह केवल नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर पर लागू होता है और पारंपरिक बिजली संयंत्रों जैसे थर्मल और हाइड्रो इकाइयों को बाहर करता है। बताएं यहाँ पर कौन सा कथन जो कि सही दिया गया है? तो यह ए यानी कि आपका केवल एक सही है। लगाइए 26वां प्रश्न। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स त्रिपुत और तपस्या का जो प्रोजेक्ट है 1135.6 के तहत क्या महत्व है? वे गहरे समुद्र गश्त के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है और वे पानी के नीचे भारत के नीचे क्या रही जो भारत के जो हमारा समुद्र वाली बात है उसकी बात करेंगे। पानी के नीचे रणनीतिक प्रतिरोध के लिए डिजाइन किया गया एक परमाणु पनडुब्बी है। सी, वे उन्नत स्टील और युद्ध क्षमताओं वाले बहुभूमिका फ्रिगेट हैं जो आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत बनाए गए। वे खोज और बचाव अभियानों के तहत तटीय गश्ती पोत हैं। ये जो हमारा सी क्लियरली ऑप्शन समझ में आ रहा था, त्रिपुट और तावस्या। लगाइए 27वां प्रश्न। भू राजनीति में सीमा गलियारों और क्रॉसिंग के जो क्रॉसिंग करते हैं उनके संदर्भ में विचार कीजिए। तोरखम क्रॉसिंग पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से जोड़ती है, जो दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। नेतजारिम गलियारा गाजा पट्टी में एक रणनीतिक भूमि पट्टी है और आर्मीनिया अजरबैजान सीमा के पास स्थित नहीं है। बताएं कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यह है आपका बी यानी कि दूसरा सही दिया गया है, कि उनके पास में नहीं है। अगला लगाइए आप, बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ दिया स्वतंत्रता के बाद भारत में महत्वपूर्ण सरकारी समितियों और आयोगों के संदर्भ में विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के हिस्से के रूप में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था और इसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यहाँ पर आपका ए सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। लगाइए अगला प्रश्न। ज़ोंबी फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज़ोंबी फायर भूमिगत आग होती है जो महीनों तक सुलग सकती है और अनुकूल परिस्थितियों में वसंत के दौरान फिर से प्रज्वलित हो सकती है। ये आग आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बजाय बोरियल और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ज़ोंबी फायर में शामिल पिटलैंड्स में न्यूनतम कार्बन संग्रहित होता है, ताकि इसलिए उनका दहन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है। जनाब जवाब दीजिए जल्दी से। तो यहाँ आपका ए मिलेगा, 1 और 2 सही है। लगाए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता
समझौतों को लागू करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जैसा कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन मध्यस्थता पुरस्कारों के लिए है। दूसरा दिया गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार इस कन्वेंशन के दायरे में शामिल है। जवाब दीजिए, आपका ए सही है, यहाँ पर केवल एक सही है, दूसरा गलत है। लगाइए 31वां प्रश्न जल्दी, फास्ट। बहुत अच्छे चल रहे हैं आप, मान के चलिए जिस अंदाज में आप चल रहे हैं उस अंदाज में तो पेपर जो हमने टारगेट किया उसके अंदर हो जाएगा। भारत में कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रगतिशील कर प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों को निम्न आय वालों की तुलना में कर का उच्च प्रतिशत देना पड़ता है। केंद्रीय बजट के तहत संशोधित नए कर व्यवस्था आय वर्गों के साथ कर दरों को बढ़ाकर एक प्रगतिशील संरचना को बढ़ावा देती है। जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि वे सभी आय समूहों पर समान रूप से लागू होते हैं। अप्रत्यक्ष करों का बोझ असमान रूप से निम्न आय समूह पर पड़ता है, जिससे ऐसे कर प्रतिगामी प्रकृति के हो जाते हैं। बताइए कौन सा जो कथन दिया गया है वह सही है। तो यहाँ आपका डी यानी कि 1, 2 और 4 से तीसरा गलत है। लगाइए अगला प्रश्न 32वां। भारत में केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य को सबसे अच्छी तरह से कौन सा कथन वर्णित करता है? पहला, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को विनियमित करने वाले कानून बनाता है। दूसरा, यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन संरचना और लाभों में संशोधन की सिफारिश करता है। यह वित्त मंत्रालय के लिए कर संग्रह का प्रबंधन करता है। जवाब दीजिए। तो 32 का सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, 33वां प्रश्न लगाइए। कथन, हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर तीव्र मोड़ प्रदर्शित करता है जिन्हें साइनेटेक्सियल बैंड्स कहा जाता है। कारण, ये मोड़ उस स्थान पर बनते हैं जहां हिमालयी श्रृंखलाएं पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बारवा के पास अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा जो कथन है सही। कथन और कारण दोनों के बारे में बात करनी तो दोनों ही क्या है, सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आपने जियोग्राफी में पढ़े होगा जब हमारा हिमालय की बात करते हैं उस समय, तो हमारा अंडमान निकोबार तक जा रही उसकी, अंडमान निकोबार उसी का भाग ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत के लिए सचिव के पद का निर्माण किया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार रखा। इसने ब्रिटिश क्राउन की सहायता के लिए नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को बनाए रखा। यहाँ पर निम्न कथनों के संदर्भ में विचार करें। यहाँ कुछ तो छूट रहा है भैया जी। प्रश्न किससे लिया गया ये समझना, आप कथन कैसे लगाओगे? रुकिए, अधिनियम की बात करने दीजिए पहले। यहाँ पर विकल्प देख लीजिए, ए सही दे रहा है लेकिन अधिनियम कौन सा लिया इन्होंने? इस अधिनियम के तहत अधिनियम की तो व्याख्या नहीं की गई भैया। यहाँ अधिनियम कौन सा दे दिया, लिख दिया, अधिनियम क्यों लिखा? यहाँ पर मैंने 2 दिया था अधिनियम वाला प्रश्न, क्या कौन सा अधिनियम लिया इन्होंने? अधिनियम वो नियंत्रण बोर्ड और इसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेट्रो को समर्पित कर दिया गया। डायरेक्टर को समर्पित किया गया। चलिए इसके बारे में आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिंक करवा दूंगा इसके बारे में। 34वां प्रश्न करवाना है ना, ठीक है। 34वां प्रश्न आपका कमेंट करवा दूंगा, पूरा प्रश्न है क्या, तभी इसका आंसर मानिएगा। 34वां प्रश्न का भी आंसर मानिए मत, क्योंकि व्याख्या में उसमें कहीं भी व्याख्या में भी वो नहीं बोला है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो 34वां प्रश्न में पिंक करवा दूंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए। भारत में कॉफी की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी के पौधों को छाया की आवश्यकता होती है और आमतौर पर समुद्री तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर लगाया जाता है। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानें कॉफी की खेती के लिए आदर्श हैं क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवा का अधिक प्रभाव होता है। कॉफी के पौधे जो थोड़े अम्लीय अच्छी तरह से जल निकासी
वाले दोमट मिट्टी में पनपते हैं और यहाँ पर ह्यूमस, लोहे और कैल्शियम जैसे जो तत्व है वो भरपूर मात्रा में होते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है। बताए कौन सा जो कथन है हमारा यहाँ सही दिया गया है कॉफी की खेती के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सी, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। लगाइए 36वां प्रश्न। हाल ही में बैटरी प्रौद्योगिकियों में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिंक एयर बैटरियां ऑक्सीजन को धनात्मक इलेक्ट्रोड और जिंक को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करती हैं, जिससे वे मेटल एयर बैटरी का एक प्रकार बनती है। जिंक एयर बैटरियां अपने तरल इलेक्ट्रोलाइट संरचना के कारण अत्यधिक ठंडे वातावरण के लिए अनुपयुक्त होती हैं। तो यहाँ आपका ए मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 37वां, लगाइए जल्दी। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणित तिलक एक गणितीय जो तकनीक है उसकी बात करें, यहाँ पर ये तिलक लिख देना। गणितज्ञ एक गणितज्ञ कार्य है जिसे श्रीपति 11वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिष को समर्पित किया गया है। अच्छा हाँ, गणित तिलक सही है, सही। उन्होंने सिद्धांत शेखर और ज्योति रत्नमाला भी लिखी है। धवला एक जैन ग्रंथ है जिसे आचार्य वीरसेन द्वारा लिखा गया, जो मुख्य रूप से षटखंडागम का पर लिखा एक टीका। टीका मतलब अनुवाद किया हुआ। टीका मतलब है कि माने लिखा मैंने है और इसका ट्रांसलेट किसी और ने कर दिया, वो वाली बात है। और जैन धर्म, जैन दर्शन और गणित किससे संबंधित है, बताए जल्दी से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सी दोनों ही सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए सभी। भारतीय डिपोजिटरी जो रसीद है IDR, थोड़ा है ना गला ही हो रहा है। भारतीय डिपोजिटरी रसीद का प्राथमिक कार्य क्या है। भारतीय निवेशकों को विदेशी मुद्रा के माध्यम से विदेशी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देना। विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे शेयर जारी करके क्या करना, धन जुटाने के लिए सक्षम बनाना। तीसरा, भारतीय निवेशकों को भारतीय रुपए में विदेशी कंपनियों में निवेश करने के लिए तंत्र प्रदान करना। भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में शेयर जारी करने की अनुमति देना। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही है। वह है सी। लगाइए 39वां प्रश्न। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और बाघ अभ्यारण्यों पर लागू होता है, लेकिन अन्य वन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। FRA जो परिवार द्वारा खेती की गई जो भूमि अधिनियम 4 जो कि अधिकतम हेक्टेयर 4 की बात कर रहा है, पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इस भूमि को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत है। लगे 40वां प्रश्न। फूको का पेंडुलम के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये जो पेंडुलम है, फूको का पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि पेंडुलम की गति की दिशा में पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। फूको का पेंडुलम पहली बार 1851 में प्रदर्शित किया गया था और इसने पृथ्वी के घूर्णन का पहला प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण प्रदान किया। प्रयोगात्मक सेटअप में एक पेंडुलम शामिल होता है जो एक निश्चित तल में झूलता है और समय के साथ इसके अभिविन्यास में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जल्दी जवाब दीजिए। तो यहाँ मिलेगा आपको सी विकल्प, यानी कि 1 और 3 सही हैं। चलिए आगे लगाइए 41वां प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में ऊर्जा के स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10% जो नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर निचले ट्रॉफिक स्तर में से स्थानांतरित होती है, जबकि बाकी ऊर्जा
चय अपचय, गर्मी अपचय पदार्थ और जैव मंडल में संग्रहित ऊर्जा के कारण खो जाती है। चराई खाद्य श्रृंखला में जो ट्रॉफिक स्तरों की संख्या अधिकतम 4 से 5 तक सीमित होती है, क्योंकि उच्च स्तरों का समर्थन करने के लिए ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। बताए कौन सा जो कथन है सही है, तो आपको यहाँ पर गलत पूछा गया। कौन सा गलत है, तो गलत दोनों ही नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्यों पहला क्लियरली सही है। ये जो है ना 10 और 90% का रेशो चलता है। 10-90, जो 90 है वह क्या होती है, चय उपचय में खत्म हो जाए, 10% आगे ट्रांसफर होती है। और ये किसने कहा था, किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जल्दी से। हालांकि उनका नाम यहाँ लिखा है, आपको पढ़ेंगे तो उसका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किए गए अन्न दर्पण परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। अन्न दर्पण परियोजना का उद्देश्य एफसीआई की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है, जो पहले के डिपो ऑनलाइन सिस्टम से संक्रमण कर रही है। इस परियोजना को भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने, अपव्यय को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। जल्दी जवाब दीजिए। ये आपका ए विकल्प सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आउट है 25 मई को। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण लैंग्वेज सहित डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा लागू होता है, जिसमें वे संस्थाएं भी शामिल होती हैं जो भारत के व्यक्तियों से संबंधित डेटा को भारत के बाहर संसाधित करती है। अधिनियम भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की संख्या और संरचना को निर्दिष्ट करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। जल्दी जवाब दीजिए। सही वाला देना है तो बी यानी केवल दूसरा सही है, याद रखना, क्योंकि इसमें केवल भारतीयों के यही की बात करेंगे। आगे आइए 44वां प्रश्न। 2024 में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा फ्री स्पीच के समर्थन पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो है भारत द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक फ्री स्पीच इंडेक्स में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सार्वजनिक धारणा और फ्री स्पीच की वास्तविक स्थिति के बीच असमानता को उजागर करता है। कौन सा कथन सही है, तो बी सही है, दूसरा सही है, याद रखिएगा। भारत का 33 देशों में 24 स्थान पर रहा है, 10 पे नहीं है। लगाइए। बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा किया गया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे एक बड़े मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। यह जो 3 ग्रेट लिविंग जो चोल टेम्पल्स हैं में से एक है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूरी संरचना ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई है, जो बिना गारे के जोड़ी गई है। बिना गारे मतलब मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, ये बोलना चाह रहा। चिकनी मिट्टी जो थी उसका प्रयोग नहीं किया। बता। और चौथा है वास्तुशिल्प डिजाइन ऐसा है कि मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। जरा सोचिए, बताए कौन सा कथन सही होगा, तो बी है। 2, 3 और 4 एकदम करेक्ट है। जरा सोचिए, मंदिर बना हुआ है, सूर्य निकला हुआ है और उसकी छाया पीछे नहीं पड़ रही। सोचनीय बात है। आ जाइए अगला प्रश्न की तरफ आइए। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की, जिसे रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अहिंसा के माध्यम से विरोध किया था। दूसरा, उनकी अहिंसा और भारतीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता उनके प्रारंभिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित थी, जब वे महात्मा गांधी से मिलने से पहले एक जनजातीय नेता थे। बताया कौन सा कथन जो कि सही है,
यहाँ पर आपका ए यानी कि पहला सही है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी से मिलने के बाद होती है उनकी गहराई। स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही बी है, दूसरा पहला गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 48वां प्रश्न लगाइए सभी जल्दी फास्ट। भारत में डाक मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सशस्त्र अर्धसैनिक सेना और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में दूरवर्ती चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र के लिए पात्र होते हैं। विकलांग व्यक्तियों PWDS और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध नागरिकों को डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति है। बताइए कौन सा जो कथन है वह सही है। सही कथन पूछा था यहाँ आपको बी यानी कि दूसरा सही है, याद रखिएगा। 49वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। ग्रीन GDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन GDP हमेशा पारंपरिक GDP से अधिक होती है क्योंकि इसमें वनों द्वारा कार्बन अवशोषण जैसी पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल है। दूसरा, ग्रीन GDP का उद्देश्य राष्ट्रीय आय रेखांकन में आर्थिक गतिविधि के पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है, तो आपका यहाँ पर बी विकल्प सही है, याद रखिएगा। 50वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1885 में इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दादा भाई नौरोजी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, गोपाल कृष्ण गोखले, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, M.A. ह्यूम, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मद्रास विश्वविद्यालय जो कि मद्रास में है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो 50वां प्रश्न 50वां का सी है, यानी कि आपका ए व्यूहम गोपालदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कांग्रेस की जो स्थापना की बात हो रही है यहीं पर हुआ था इसका सबसे पहला। चलिए अगला प्रश्न लगाइए 51वां, जल्दी से लगाइए सभी 51वां प्रश्न फास्ट। 51वां प्रश्न लगाइए जल्दी फास्ट। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में केंद्रीय बजट के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में R.K. शंमुखम सेट्टी, ये चेट्टी नहीं सेट्ठी है, सेट्ठी है, ठीक है, सेट्ठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में है आपका संविधान लागू होने के बाद गणराज्य भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जवाब दीजिए जल्दी फास्ट। बहुत मजेदार प्रश्न है। ए है इसका पहला, दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए 52वां। मंगोल आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बलबन ने मंगोलों को ब्यास नदी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भंडीटा, सुनाम और समाना जैसे रक्षात्मक किलों को मजबूत किया। दूसरा, बलबन के पुत्र मोहम्मद की मृत्यु 1265 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए मुल्तान की रक्षा करते समय हो गई थी। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो यह आपका दिया गया है पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए 1285 में हुई थी, वहाँ ये लिख दिया था, वहाँ क्या लिखा था? 65 लिखा था, 95 लिखा था, 9 था ना, हाँ 95 सॉरी 95 लिखा था, सॉरी। चलिए लगाइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित, ये सबसे ऊपर वाला छोड़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक विज्ञान के क्वांटम टनलिंग के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह जो है प्रकाश के विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन को समझता है। यह प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा संचरण को सक्षम बनाता है। यह कणों को ऊर्जा बाधाओं को पार करने की अनुमति देता है और इमेजिंग
तकनीकों में इसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपको सी विकल्प क्लियरली समझ में आ रहा है, क्वांटम में सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए 54वां। जलवायु परिवर्तन के और चरम मौसम घटनाओं के संदर्भ में हाइड्रो क्लाइमेट व्हीपलेस जो है का क्या, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, कौन सा शब्द इसको परिभाषित कर पा रहा है? देखिए जरा, तो ये जो चारों कथन दिए उनमें से कौन सा परिभाषित कर रहा है? हवा के दबाव में अचानक गिरावट जिससे तूफान उत्पन्न होता है, अत्यधिक गीले और सूखे मौसम की स्थितियों के बीच तेजी से बदलाव, भारी वर्षा के कारण अस्थायी ठंडक, वर्षा को प्रभावित करने वाले महासागरीय धाराओं में दीर्घकालिक परिवर्तन। तो यहाँ आपको देखने मिलेगा बी 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 बी। लगाइए 55वां प्रश्न। स्वधार जो ग्रह योजना है के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्व आधार जो यह योजना है यह केवल बीपीएल महिलाओं के लिए सीमित है जो आश्रय और देखभाल की आवश्यकता में है। दूसरा, यह न केवल आश्रय और भोजन प्रदान करती है बल्कि महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण और कौशल विकास भी प्रदान करती है। तीसरा दिया है, यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा के सहयोग के साथ लागू की जाती है। कौन सा जो कथन दिया है वह सही है? तो यहाँ पर बी यानी कि 2 सही है, 1 गलत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न 56 लगाइए 56वां। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समय गणना पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सामान्य पृथ्वी के घूर्णन जो पश्चिम से पूर्व के अंतर्गत प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में स्थित स्थान GMT या UTC से पीछे होते हैं और पूर्व में स्थित स्थान इसके आगे होते हैं। दूसरा, भारतीय मानक समय IST जो कि 82.5 डिग्री से पूर्वी देशांतर पर आधारित है, GMT या UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। बताया कौन सा कथन जो कि सही है? तो यहाँ आपको सी दोनों ही कथन सही है, याद रखिएगा, क्लियरली समझ में आ रहा था, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। यूसुफ मेहर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्हें यरवदा सेंट्रल जेल में सजा काटते समय बॉम्बे के मेयर के रूप में चुना गया। दूसरा, उन्होंने साइमन गो बैक और भारत छोड़ो जैसे नारे गढ़े जो प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बताए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका सी यानी कि दोनों ही सही हैं। लगाइए 58वां प्रश्न। केशव चंद्र सेन और नव विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केशव चंद्र सेन ने 1866 में नव विधान की स्थापना विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक सामान्य आध्यात्मिक दर्शन के अंतर्गत एकजुट करने के लिए की थी। नव विधान कई धार्मिक परंपराओं जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म के समन्वय पर आधारित था। केशव चंद्र सेन की बढ़ती रहस्यवादी प्रवृत्तियों के कारण उनका देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाली आदि ब्रह्म समाज के से अलगाव मतलब उनसे दूरी रही। ये बताइए ऐसा था क्या कुछ? और चौथा है ब्रह्म समाज जिससे केशव चंद्र सेन जुड़े थे के स्थापना केशव चंद्र सेन ने 19वीं सदी के प्रारंभ में की थी। बताइए कौन सा कथन सही दिया है? तो यहाँ पर भी केवल 2 कथन सही दिए गए हैं। जैसे इनकी व्याख्या पढ़ेंगे आपको समझ में आता चलेगा। लगाइए अगला प्रश्न 59। भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो कथन दिया गया है इसमें पहला, भारत के राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उनके कार्यभार के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार है। दूसरा, राष्ट्रपति कार्यपालक आदेश द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में पर प्रस्तावित या सीमित कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या है? ए पहला सही है। लगाइए 60वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि भारत में कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे ताजी सब्जी, दूध और
सार्वजनिक परिवहन, साथ ही साथ राजनयिक सेवाओं जैसी सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त हैं। कारण, जीएसटी छूट केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के लिए दी जाती हैं जो विशेष रूप से सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका सी है, पहला सही है, दूसरा गलत, कारण गलत है। पूर्णतः कथन सही है लेकिन कारण गलत है। भारत अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग, अमेरिकी परमाणु तकनीक निर्यात के नियामक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 10 CFR पार्ट 810 जो नियम दिया गया उसका जो कानून है उसका जो सहयोग हुआ इसके बीच में, विदेशी संस्थाओं को वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार की परमाणु तकनीक के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। 2025 में हॉलटेक इंटरनेशनल को 10 CFR 810 के तहत भारत में परमाणु रिएक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए विशिष्ट अनुमति मिली है। बताए कौन सा कथन सही है? तो आपका बी सही है, दूसरा सही, पहला गलत है। लगाइए अगला। ट्रिफिन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रिफिन सुविधा उस संघर्ष को संदर्भित करती है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है। दूसरा, इस सुविधा के तहत वैश्विक तरलता बनाए रखने के लिए आरक्षित मुद्रा वाले देश को लगातार भुगतान संतुलन अधिशेष बनाए रखना पड़ता है। इसके बाद में आपका तीसरा, इस सुविधा में उजागर एक प्रमुख जोखिम यह है कि लगातार बाह्य घाटे हैं, बाहर से होने वाले डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट के कारण आरक्षित मुद्रा में विश्वास कमजोर हो जाता है। बताएं कौन सा कथन जो कि सही दिया गया है? तो यहाँ बी यानी केवल 2 कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते। 63वां, निवेशक दीदी पहल के संदर्भ में विचार कीजिए। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य शहरी कर्मियों और समुदाय और शहरी महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। दूसरा, यह महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को वित्तीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करता है ताकि वे ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय ज्ञान फैला सके। बताइए कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों, ना एक ना दो, तो यहाँ पर बी दूसरा सही है। लगाइए 64वां प्रश्न। 2022 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए डार्क टू एरा टीबी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीबी का है तो तपेदी उपचार के लिए नए एंटीबायोटिक्स का विकास करना, तपेदी रोगियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, जीनोमिक निगरानी और डेटा संचालन अनुसंधान के माध्यम से भारत के तपेदी उन्मूलन प्रयासों को बढ़ावा देना और तपेदी की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करना। तो सी विकल्प सही है, जीनोमाला। लगाइए अगला प्रश्न 65वां, कथन और कारण से है। तो कथन कह रहा है गीला वायवीय तापमान अवरोह दर सूखे वायवीय तापमान अवरोह दर से कम होता है। संतृप्त वायु के आरोहण के दौरान संघनन के कारण निहित ऊष्मा निकलती है, जिससे क्या होता है वायु कण की जो तापमान गिरावट है उसकी दर में भी कम होती चली जाती है, दर कम हो जाती है। बताइए कौन सा सही? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही पूछा गया है। तो यहाँ अगर देखें आप ध्यान से तो आपका ए दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में बात हो रही है आपकी वसा की ऋण की, संतृप्त ऋण की, वायु की। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के संदर्भ में विचार कीजिए। यह योजना केवल अनुसूचित जातियों एससीस के विकास के लिए शिक्षा का केंद्रित है। यह योजना पूर्व की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को समाहित करती हैं। PM अजय के तहत आदर्श ग्राम उन गांवों को कहा जाता है जहां ऐसी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से अधिक है। बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है? तो आपको यहाँ पर ए पहला सही है, एक
कथन एक सही है, ठीक है। लगाइए, भारतीय संविधान में दिए किए गए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 2011 का 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया, उन्हें बनाने का अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राजनीति निदेशक नीति के एक निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। दूसरा, 1995 का 77वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान करता है, जिसे अनुच्छेद 64(4)(a) के जोड़ के माध्यम से लागू किया गया था। जोड़ में मतलब आज जोड़ा गया था। बताइए कौन सा जो कथन है वह सही है। तो यहाँ पर आपका गलत पूछा गया था, प्रश्न में हमसे गलत पूछा गया था, गलत। ये ध्यान रखना, गलत और सही क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों सही है और यहाँ जब गलत पूछा तो डी आ जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे की तरफ देखते हैं और आगे अगला प्रश्न है आपके सामने 68। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय वित्तीय संस्थान के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई ने बैंक.in और FIFINE.in डोमेन नाम जो हैं लॉन्च किए हैं ताकि फिशिंग, साइबर धोखाधड़ी से लड़ने और वित्तीय लेन देन में डिजिटल भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सके। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान को इन डोमेनों के लिए विशेष रजिस्ट्रार और कार्यान्वयन जो निकाय हैं उसकी नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर आपका सी दोनों ही कथन सही है, याद रखिएगा। लगाइए 69वां प्रश्न जल्दी फास्ट। ए शर्म पहल और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्यूपेशनल जो शॉर्टेज इंडेक्स यानी कि OSI पीरियोडिक लेबर जो फोर्स सर्वे PLFS के डेटा का उपयोग करके विकसित करता है और यह विशेष व्यवसाय में श्रमिकों की क्या मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को मापने के लिए बनाया जाता है। मतलब जो वर्कर है और जो डिमांड है उन दोनों के बीच की बात कर रहा है। दूसरा, OSI में 4 उप सूचकांक शामिल होते हैं जिसमें प्रति घंटा वेतन वृद्धि, रोजगार वृद्धि, कार्य किए गए घंटों में वृद्धि और अयोग्य श्रमिकों का हिस्सा। बताइए कौन सा कथन सही है। सी दोनों ही सही है, याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BIORIDE में स्थायी औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए समर्पित घटक शामिल हैं। इस योजना का वित्तीय आवंटन 15वें वित्त आयोग की अवधि में फैला हुआ है जो 10,000 करोड़ से अधिक हैं। BIORIDE का एक उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, अकादमी अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच के खाई को पाटना है। जो खाई है उसको भरना है, उसमें मिट्टी डालना, एक तरीके से ऐसा बता रहा है। यह योजना केवल सिंथेटिक बायोलॉजी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जैव ऊर्जा या बायोप्लास्टिक्स जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है। तो यहाँ ये बायोलॉजी से टेक्नोलॉजी से हैं। बी सही है, 2 कथन सही है 3 में से। आइए आगे की तरफ बढ़ें। पूरा लिखा डिटेल आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जा करके इसको पढ़िएगा एक बार। भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकारिता के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्बोधन पत्रिका जिसे स्वामी विवेकानंद ने 1899 में स्थापित किया था, यह रामकृष्ण मिशन का पहला बंगाली प्रकाशन था और इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करना था। नवजीवन एक गुजराती पत्रिका को जो कि मूल रूप से इंदुलाल याग्निक द्वारा शुरू की गई थी, बाद में महात्मा गांधी द्वारा संपादित की गई ताकि लोगों की भाषा के माध्यम से सत्याग्रह जैसे सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों में मतलब सत्याग्रह को लोकप्रिय किया जा सके एक तरीके से। तो सी दोनों ही कथन परफेक्ट हैं।
72वां प्रश्न, भारत के 2015 मॉडल द्विपक्षीय निवेश समझौता क्या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? विचार कीजिए आप। यह विदेशी निवेशकों को तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करने की अनुमति देता है और अनुमति के साथ साथ क्या करेगा? अनुमति देता है बिना घरेलू कानूनी प्रक्रिया से गुजरे। ऐसा होगा क्या? इसके बाद दूसरा है संशोधित मॉडल बीट के तहत संरक्षित निवेशों का दायरा सीमित किया गया है और इस संधि में ऐसे प्रावधान शामिल है जो कि स्पष्ट रूप से भारत के सार्वजनिक हित जैसे स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्रों में विभिन्न विनियमन के अधिकार की रक्षा करते हैं। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो आपको यहाँ पर ए जो दिया गया है कथन में अगर देखा जाए तो केवल 2015 के इसलिए बात हुई थी, ठीक है। निवेश का दायरा भी जो सीमित किया गया था बीटी के तहत और इसी में, तो मतलब यहाँ पर आपको तीनों कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ें। लगाइए, उपभोक्ता उत्पादों में संदूषक और मिलावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाल के उत्पादों में एम्बेस्ट का संदूषण इसलिए होता है क्योंकि टाल्क अक्सर एम्बेस्ट निक्षेपों के निकट खनन किया जाता है। टेबल नमक में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक मुख्य रूप से नमक उद्योग में उपयोग किए जाने वाले फूड और ग्रे प्लास्टिक पैकेजिंग के आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स विषाक्त फंगल यौगिक होते हैं जो सामान्यतः अनाज, मेवे और डेयरी उत्पादों को संदूषित करते हैं और लेकिन टेबल नमक को नहीं। यानी कि कुल मिला के ये प्लास्टिक का जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है एम्बेस्टस इन टेल के हैं वगैरह माइक्रो प्लास्टिक की बात की जा रही, तो इसमें पैकेजिंग के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पैकेजिंग के कारण की बोल दिया तो दूसरा गलत हो गया आपका क्लियरली, तो दूसरा तो यूँ ही गलत है, याद रखिएगा। मैंने आपके लिए होमवर्क भी रखा था, कौन सा वाला, ये तो नहीं हो बिल्कुल, बट ठीक है, हाँ मिल गया। तो इसमें जो आपका पहला जो सेकंड है वह गलत है, इसके बाद जो दो सही है, तो केवल दो रखेगा इसमें, केवल दो। लगाइए 74वां प्रश्न, भारतीय समुद्री क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अपने व्यापार का 95% से अधिक मात्रा के हिसाब से और लगभग 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से करता है। भारतीय शीर्ष 10,000 निर्माण राष्ट्रों में शामिल हैं जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 10% है। बताइए कौन सा कथन सही है? समुद्री बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका भी जो दूसरा है सही है, पहला गलत है, 95 की वजह 70 आएगा। लगाइए, परंपरागत भारतीय नृत्य रूप छऊ को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा कथन वर्णित करता है? छऊ से पूछा गया है। यह दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जो मंदिर के अनुष्ठानों का चित्रण करता है। पूर्वी भारत का एक मार्शल आर्ट प्रेरित नृत्य जो महाकाव्य कहानियों को शैलीबद्ध मुद्राओं के साथ प्रस्तुत करता है और मुखौटे के साथ या बिना किया जाता है या उनके बिना किया जाता है, मुखौटे बिना। पूर्वोत्तर भारत का एक जनजातीय नृत्य जो केवल हार्वेस्ट त्योहार के दौरान महिला द्वारा किया जाता है। पश्चिमी भारत का एक लोक नृत्य जो मानसून वर्षा का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। बताइए जल्दी, यहाँ पर आपका भी क्लियर समझ में आता है, महाकाव्य वगैरह में सारी बात होती है उसी में, मार्शल आर्ट महाकाव्य। आइए 76वां प्रश्न का है, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो मेटा की एक समुद्री केबल पहल है का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपग्रह इंटरनेट स्टेशनों का मुख्य वैश्विक नेटवर्क बनाना, पानी के नीचे ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को तैनात करना, एआई सक्षम समुद्री केबल अवसंरचना का उपयोग करके वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। सी भैया, एआई का नाम आ गया, बात खत्म।
लगाइए 77वां। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। ये गुफाएं भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित हैं और जैन शिल्पकला से के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। रानी गुफा का एक मंजिला जिसमें एक साधारण आयताकार हॉल है जिससे न्यूनतम मूर्तिकला सजावट होती है। बताए कौन सा जो कथन है वह सही है। यहाँ पर ए सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, लगाइए। भारत में ग्रीन क्रैकर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन क्रैकर्स को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम कण पदार्थ उत्सर्जित करने, जलवाष्प और गैर विषाक्त जैसे गैसें छोड़ने और कम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सेफ वाटर जो रिलीजर, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम और साथ ही सेफ थेरमिट क्रैकर्स ग्रीन क्रैकर्स की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं, जो पोटेशियम, नाइट्रस, सल्फर और एल्यूमिनियम के उपयोग को पूरी तरह से क्या करते थे, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स की प्रामाणिकता को उनके CSIR नीरी यानी कि NEERI प्रमाणन से जुड़े एक अद्वितीय QR कोड के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो आपका बी, केवल 2 कथन सही है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के संदर्भ में विचार करें। चुनाव लड़ने का उद्देश्य 1935 अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और सुधार को लागू करना। घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और अस्पृश्यता के समाप्ति पर बल दिया गया था। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो आपका बी परफेक्ट है। आइए 80वां प्रश्न लगाए जल्दी, फास्ट। 1861 में के इंडियन काउंसिल एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यायिक कार्यों के लिए विशेष रूप से एक 5वें सदस्य को जोड़ा था। विधायी उद्देश्यों के लिए वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी गई थी और इनमें से कम आधे भारतीय होने आवश्यक थे। बताइए साहब कौन सा कथन सही है? तो आपका ए पहला सही है, दूसरा गलत है। कम से कम इतनी बड़ी बात थोड़ी नहीं करेंगे, वो 5 कम से कम आधे होंगे ही। मुगल शासक वर्ग की संरचना और भर्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक चरण में मुगल शासक वर्ग में कई नस्लीय समूह शामिल थे, जिसमें यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग बन गया था, जहां भर्ती राष्ट्रीयता से सीमित नहीं थी। मुगल कुलीन वर्ग में प्रवेश केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर होता था। सामाजिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि की कोई भूमिका नहीं होती थी। खान जाते अर्थात सेवा में कार्यरत मुगल अधिकारियों के पुत्र पूरे मुगल काल में शासक वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। बताया कौन सा सही है? तो आपका यहाँ पर बी यानी कि 2 कथन सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें भाई, ऐसे प्रश्न लगाएं। बौद्ध का जो सभाएं काउंसिल्स होती, सभाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। पहली बौद्ध सभा राजगृह, जो कि राजगृह, हाँ वही गृह, उसमें टाइपिंग है थोड़ी ब्रैकेट वाला में, राजगृह में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सूत पीटक और विनय पीटक का मौखिक रूप से संकलन किया गया। ध्यान देना, मौखिक रूप से बोला है अपने। दूसरी जो सभा हुई वह वैशाली में आयोजित की गई, जिसके कारण संघ में विभाजन हुआ और संघ स्थिरवादियों और महासंघियों में बट गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही दिया गया है? बौद्ध संगतियों से आया है, तो यहाँ पर यह सी दोनों ही सही है, याद रखिएगा। चलिए लगाइए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। क्या दे रहा है? कौन सा सही जो यहाँ दिया गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन अश्वघोष की पहचान कराता है।
वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से थे। वह सम्राट अशोक के आध्यात्मिक सलाहकार थे और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। वह सम्राट कनिष्क के से संबंध एक दार्शनिक और एक कवि थे जो महायान बौद्ध धर्म में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वह गुप्त काल के एक प्रमुख व्याकरणाचार्य थे और प्राकृत प्रकाश के लेखक थे। तो यहाँ पर सी विकल्प आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बढ़े आगे चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और विरासत पर विचार कीजिए। छत्रपति शिवाजी जो है, शिवाजी के पिता शाहबाजी भोंसले ने मुगल साम्राज्य की सेवा की और साम्राज्य की जागीरदारी व्यवस्था के तहत पुणे और सूबे पर का शासन किया। शिवाजी ने 1659 में पुणे पर शाइस्ता खान और बीजापुर सेना की संयुक्त ताकतों को सफलतापूर्वक परास्त किया। पुरंदर संधि 1665 शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच हुई, जिन्होंने औरंगजेब का प्रतिनिधित्व किया था। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक के दौरान हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की। बताइए, हैंदव धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म के उद्धारक मतलब। तो यहाँ पर आपका सी है, 3 कथन सही है। शिवाजी के बारे में पूरा यहाँ लिखा है, एक बार आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आरबीआई के डिजिटल लेंडिंग दिशा निर्देश के संदर्भ में है। यदि प्रक्रिया कुछ हिस्से में भौतिक संपर्क शामिल हो तब भी ऋण की डिजिटल माना जा सकता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड मास्टर डायरेक्शन 2022 के तहत EMI कार्य पूरी तरह से डिजिटल लेंडिंग दिशा निर्देशों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ए सही है, याद रखिएगा, एक कथन सही है, पहला केवल। लगाइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण, ठीक है। तो लगाइए, एक कथन और कारण में पढ़िए जरा। कथन क्या कह रहा है? सूरत में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ने वायु प्रदूषण और उद्योग के अनुपालन लागत में महत्वपूर्ण कमी की है। सूरत ETS यानी कि एनिमेशन ट्रेडिंग स्कीम कैप एंड ट्रेड मॉडल पर संचालित होता है, जो उद्योग को उनके कण पदार्थ उत्सर्जन के आधार पर उत्सर्जन परमिट खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही कह रहा है, मतलब कथनों कारण। तो आपका ए, दोनों ही सही बातें हैं, व्याख्या भी की जा रही है। लगाइए अगला प्रश्न जल्दी, फास्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ केवल घोषणा या दान के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता के माध्यम से वक्फ बनाने का विकल्प हटा दिया गया। इस संशोधन के तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में नामित किया जा सकता है, लेकिन एक बार पहचानने के बाद वह वक्फ नहीं रहेगा और स्वामित्व विवाद का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, समझ रहे हो, आपकी भूमिका बढ़ रही है, समझ रहे हो? कौन सा सही है बताइए? तो सी, दोनों ही सही है, याद रखना, आपकी भूमिका है वहां पर, ध्यान रखना, विवादास्पद मुद्दा है पहले से। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल भारत के उत्तरी भाग के उच्च ऊंचाई वाले समशीतोष्ण वन में पाया जाता है। मालाबार की बात हो रही है और उत्तरी भाग की बात हो रही है, याद रखना। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल बीज प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अंजीर और अन्य वन फलों के लिए। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो आपका बी यानी कि दूसरा, पहला तो यूँ गलत है। दक्षिण भारत में है ना, है तो ना कि उच्च भारत, इसमें दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में, केरल के भारत तट पर। रुक्माबाई राउत अपने बाल विवाह और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरोध में निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन के लिए सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से आंदोलन किया। उन्होंने अ हिंदू वुमन छद्म नाम
से द टाइम ऑफ इंडिया में पत्र प्रकाशित किए जिनमें बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह के समर्थन में रुक्माबाई डिफेंस कमेटी का गठन किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रानी विक्टोरिया से अपनी शादी रद्द करने के लिए गुहार लगाई थी। बताइए कौन सा कथन सही है? तो ये आपका है कथन बी, यानी कि ये जो हिंदू नाम वुमेन के नाम से। चलिए आगे देखिए 90वां प्रश्न। 2017 से 22 के दौरान चावल, गेहूं, तिलहन और दाल के उत्पादन प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2017-18 में से 2021-22 तक चावल का उत्पादन लगातार बढ़ा। 2019-22 से 19 से लगाकर 19-20 से लगा करके 2020-21 के बीच गेहूं का उत्पादन घटा। 2017-18 से 2021-22 तक तिलहन का उत्पादन हर वर्ष बढ़ा है। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में दालों का उत्पादन घटा है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी, यानी केवल 2 कथन सही है। ठीक है, यहाँ सब कुछ डिटेल लिख दिया गया आपके सामने पीडीएफ में, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ें। पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। अफ्रीका के विभाजन और नए महासागर के निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी अफ्रीकी जो रिफ्ट हैं, सोमाली और न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट के पृथक्करण का परिणाम है। और जैसे जैसे ये प्लेटें दूर खींचती हैं, एक नया महासागर बनने की संभावना है। ग्रेट रिफ्ट वैली मतलब अफ्रीकी महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और यह गहरी झीलों के निर्माण से जुड़ी हैं, जिनमें टांकानाइका जो झील भी शामिल है। जवाब दीजिए जल्दी फास्ट। तो यहाँ आपका सी विकल्प से दोनों ही सही है, परफेक्ट। लगाइए 92वां प्रश्न जल्दी। ओकापिया जॉन स्टोनी के संदर्भ में विचार कीजिए। ओकापी आई केवल दक्षिण अमेरिका के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ओकापी आई एकांत प्रिय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और मुख्यतः प्रजनन के मौसम या मादा संतान पालन के दौरान ही परस्पर क्रिया करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठन IUCN द्वारा ओकापी को मुख्य रूप से आवास की हानि, शिकार और राजनीतिक अस्थिरता के कारण संकटग्रस्त वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो मिला कथन वह भी केवल 2 कथन सही है। इसके बारे में पूरा डिटेल डाल दिया, आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के संदर्भ में विचार कीजिए। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे तंत्रिका और सेनेप्टिक कार्यों का अनुकरण कर सकते हैं। न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बड़े पैमाने पर सिम्युलेशन जैसे मौसम पूर्वानुमान मॉडल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी संरचना मस्तिष्क पर प्रेरित होती है, मस्तिष्क पर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे देखते हैं 94वां प्रश्न। सैटेलाइट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कक्षाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। भू स्थिर कक्षा में सैटेलाइट पृथ्वी के एक निश्चित स्थान के ऊपर स्थिर प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ सिंक्रोनाइज होकर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में रहते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा मुख्य सैटेलाइट इमेजिंग के लिए उपयोग की जाती हैं और यह अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कक्षा भी हैं, जो लगभग दिन में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बताइए कौन सा कथन यहाँ सही दिया गया है? तो सी दोनों ही सही दिया गया है। 95वां प्रश्न लगाइए सभी। 95वां प्रश्न क्या कह रहा है? शासक जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पारंपरिक इस्लामी कला परंपराओं का सख्त पालन, जिसमें मानव और पशु चित्रों से
परहेज किया जाता। चित्रकला के चित्रांकन, पोर्ट्रेट, यथार्थवाद, व्यक्तिगत कलात्मक पहचान पर जोर दिया गया। चित्रकला कला में ईरानी शैली का मजबूत प्रभाव जो है जारी रखना, केवल युद्ध भूमि दृश्यों और वास्तुशिल्प चित्रों पर केंद्रित होना। तो यह आपका क्या है, बी परफेक्ट है, याद रखिएगा। चित्रकला की ये उनके बारे में उनकी चित्रकला पूरा दिया है। आप एक बार आराम से रिवीजन करेंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा इसका, याद रखिएगा एग्जाम हॉल में। भारत में प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पीएलआई योजना केवल प्रत्येक पात्र क्षेत्र में उत्पन्न कुल रोजगार के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस योजना के तहत कुल 14 महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, बैटरियां, ड्रोन, वाइट गुड्स शामिल हैं। बताए कौन सा कथन यहाँ पर सही कह रहा है, तो आपका बी यानी कि केवल 2 सही है, पहला गलत है। लगाइए 97वां जल्दी। लीड यानी कि सीसा के उपयोग और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीसा अपनी उच्च घनता और किफायती होने के कारण रेडिएशन शील्डिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लकड़ी के पेंसिलों का नाम सीसा यानी लीड इसलिए पड़ा क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से सीसा धातु से बने होते हैं। लीड या एसिड बैटरियां अपने लागत, प्रदर्शन, पुनर्चक्रीयकरणता के कारण वाहनों में उपयोग होती हैं। फायरिंग रेंज में शीशे की धातुओं और धूल के लंबे समय तक संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर सी यानी केवल 3 कथन सही है, याद रखिएगा। यहाँ पूरा लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक का डिटेल लिख रखा है, एक एक पॉइंट का। भारत द्वारा किए गए व्यापार समझौता के संदर्भ में विचार करना है। भारत का पहला व्यापार समझौता FTA श्रीलंका के साथ हुआ था और यह वर्ष 2000 में किया गया था। मुक्त व्यापार समझौता FTA और प्राथमिकता व्यापार समझौता PTA कानूनी रूप से समान है क्योंकि दोनों सभी व्यापार बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। कौन सा से कथन जो कि सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों ना 1 ना 2, यहाँ पर केवल 1 सही है, याद रखिएगा। कानूनी सम्मान नहीं है क्योंकि सभी में इनमें बाधा समाप्त नहीं होती है, अलग अलग तरीके से कार्य किया है, उसमें कुछ ही को दिया जाएगी दूसरे नंबर। आयु पिरामिड और जनसंख्या संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए। त्रिकोणीय आकार वाला आयु पिरामिड प्रजनन के बाद के समूह में व्यक्तियों के उच्च प्रतिशत को दर्शाता है और जनसंख्या में कमी की भविष्यवाणी करता है। घटता हुआ वायु पिरामिड प्रजनन वायु जो पूर्व आयु समूह में व्यक्तियों की कम संख्या द्वारा वर्णित होता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में देखा जाता है। यहाँ जो मिलेगा आपका ए सही है, याद रखिएगा। लगाइए 100वां प्रश्न 100 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य की अक्टूबर 2024 तक सबसे अधिक नेविगेबल नाव चलाने योग्य आंतरिक जलमार्ग की लंबाई थी? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। होमवर्क दे दी जाए, एक प्रश्न होमवर्क दे दिया जाए आज। चलिए बता देते हैं। तो सी है, असम की है, याद रखिएगा। तो ये असम वाला है। ये रहे हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने और टेस्ट नंबर ये जो था हमारा ये 9th हो गया है। एक और आपको मिल जाएगा 10th और होइए तैयार आज। और फाइनली कल के लिए आपको तैयार रहना है, मतलब आपका 25 तारीख की एग्ज़ाम है, 25 तारीख के लिए तैयार रहना है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए और ऑफलाइन अवश्य कमेंट करिए आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह की हमारी तरफ से मदद चाहिए वो बताइए ताकि हम आपके लिए तत्पर सेवा में रहे। किस टॉपिक पर क्लास चाहिए अगली वो भी बताइएगा और साथ में आपको किस किस तरीके से कितना स्कोर रहा, सारी बातें आपको बताना। कितने क्वेश्चन बैठे हैं, क्या लेवल रहा था, सेम पैटर्न आए थे, ये सारी बातें आपको क्या करना है, विचारार्थ करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।